आज हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने यहाँ पे जब आपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था उस वक्त हमने किया था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कह देता है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का ये इन्वर्स होता है प्रेशर के। ये पहला लॉ जो आपने किया था ये था बॉयल्स लॉ। उसके बाद नंबर 2 आप लोगों ने किया था चार्ल्स लॉ। तो ये क्या कहता है, इसने ये कहा था कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, बॉयल्स लॉ ने कहा था कि वॉल्यूम इन्वर्स होता है प्रेशर के। कब इन्वर्स होगा प्रेशर के, जब आप लोगों ने जो टेम्परेचर है वो क्या कम कर देना है, टेम्परेचर बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के। क्या टेम्परेचर आ जाएगा बराबर कांस्टेंट के। इसके बाद हमने दूसरा किया था चार्ल्स लॉ। अब इसमें क्या था, इसमें हमने ये कहा था कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। और कब उसके ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस वक्त होगा जब हमने प्रेशर को यहाँ पे बराबर कर देना है कांस्टेंट के। क्या हो जाएगा, जब हम प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। आज हम करते हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ को हमने यूं डिफाइन करना है कि वॉल्यूम of given mass of gas, volume of given mass of gas is directly proportional to its number of moles, अब क्या होता है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स के। और कब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तो यहाँ पे आपने टर्म इस्तेमाल करनी है कि दो चीजें जब आप यहाँ पे कांस्टेंट कर दोगे। नंबर 1 जब आपने प्रेशर कांस्टेंट कर देना है, और नंबर 2 जब आपने टेम्परेचर को, इन दोनों को जब हमने बराबर कर देना है कांस्टेंट के। तो जब ये दोनों चीजें हम कांस्टेंट के बराबर कर देंगे तो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। अब नंबर ऑफ मोल्स में हमने ये कहा है कि हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं एक और तरह से कि अगर आलों के पास होते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स at same temperature and pressure having equal number of volume, के अगर आलों के पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल्स है वो एक जैसे हैं और टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम भी एक जैसा होगा। अब हम इसको ये कर देते हैं, फर्ज कर लो कि हम 1 मोल, जब हमने ये बात करनी है तो हम इसको ड्राइव कर देते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। जब आप यहाँ पे आते हो आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ, तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो आप लोगों ने कंडीशन दी थी, कंडीशन में आप लोगों ने ये कहा था कि जो टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर आप लोगों ने ये कर दिया 273 था, और उसके बाद जब आप लोगों ने प्रेशर कर दिया है, प्रेशर जो हमारे पास था वो था 1 atm। तो जब हमारे पास टेम्परेचर होगा 273 और उसके बाद हमारे पास प्रेशर होगा 1 atm, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर जो गैस वॉल्यूम अगर हमारे पास होगा गैस का 1 मोल, क्या होगा हमारे पास 1 मोल, तो ये 1 मोल जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये आ जाएगी 22.414, इसके साथ आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे मैंने ये बताया है कि आइडियल गैस डिफिनेशन के मुताबिक जब हमारे पास टेम्परेचर 273 होगा और
और उसके बाद प्रेशर हमारे पास होगा 180 m। तो इसके ऊपर अगर हमारे पास 1 मोल गैस का होगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं अगर डेफिनेशन की तरफ वापस आता हूं तो अगर आप इस फर्स्ट डेफिनेशन को देखें तो यहां हमने ये कहा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरी में मैंने आपको ये बताया है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर हैविंग इक्वल वॉल्यूम। मतलब क्या है कि हम इसको यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो गैसेस हैं, से अगर हमारे पास H2 है और उसके बाद दूसरी गैस हमारे पास O2 है। अगर हम H2 का भी 1 मोल लेते हैं और इसके बाद हम O2 का भी 1 मोल ले लेते हैं, अगर हमारे पास H2 का 1 मोल होगा और साथ हमारे पास O2 का 1 मोल होगा, तो चूंकि दोनों का 1 मोल है और मैंने ये बताया है कि अगर हमारे पास मोल्स बराबर है तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा। और वो वॉल्यूम कितना हो सकता है, वो वॉल्यूम हो सकता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। फिर मैं इसको ये लिख लेता हूं कि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 × 10⁻23। अगर इसके H2 के 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो उसी तरह पे O2 के 1 मोल के अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एज जस्ट लाइक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपने ये कह दिया इसके अंदर भी इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं। जब आप लोगों ने दोनों के पार्टिकल्स को सेम कर दिया तो हमने ये कहा है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे ये कर दोगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब और इसका भी आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये तो हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, या इसको अगर मैं यूं लिख लेता हूं, इसको आप ये कह दोगे कि अगर हमारे पास ये जो है 22.414 जो डेसीमीटर क्यूब है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं वो पार्टिकल्स आते हैं 6.02 × 10⁻23। हमने क्या बोला है, हमने ये कहा है कि जब हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6.02 × 10⁻23। और इसके बाद क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों को ये कह देता हूं कि अब एक डेसीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, तो आप लोगों ने उसको कैसे करना है कि इसके एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं, हमें देखना है कि एक डेसीमीटर क्यूब जब हमारे पास होता है वॉल्यूम, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं उसके लिए आप ये करोगे 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414, इसके साथ आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। हमने क्या काम किया है कि जब आपने ये किया है कि हमारे पास होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स आते हैं, और जब हमारे पास होगा 1 डेसीमीटर क्यूब तो उसके अंदर आप लोगों ने जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करना है, हम क्या काम करेंगे, अपने पार्टिकल्स को 22.414 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ गई कि जब आप इसको करना उसके साथ उसको डिवाइड कर दोगे। है कि जब हमारे पास होता है 1 डेसीमीटर क्यूब तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2.68 × 10⁻22 पार्टिकल्स। तो ये हमारी बात अब मुकम्मल हो गई है कि जब हमारे पास होगा इतने डेसीमीटर क्यूब उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, तो हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब होगा उसके अंदर पार्टिकल्स आ जाएंगे 2.68 × 10⁻22 पार्टिकल्स। अब मैं यहाँ पे दो डिफरेंट गैसेस को स्टडी करता हूँ। फर्स्ट कर लो कि हमारे पास यहाँ पे H2 है, हमारे पास N2 है या हमारे पास O2 है। ये तीन गैसेस मैं यहाँ पे लेता हूँ, H2 है, N2 है और उसके साथ क्या है, O2 है। तो अगर हमारे पास इसका 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो अगर हम इसका इन तीनों गैसेस का 1 डेसीमीटर क्यूब लेते हैं तो
तो उसके 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे वो बराबर होते हैं 2.68 × 10⁻23। अब यहाँ पे हमने ये कहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर पार्टिकल्स बराबर हैं, और अगर हम ये और काम करते हैं कि हमारे पास जो H2 का सिलेंडर है, N2 का सिलेंडर, या हमारे पास जो O2 का सिलेंडर है, इन तीनों सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो हम क्या काम कर सकते हैं, चेंज करेंगे इक्वली। क्या काम करेंगे, चेंज करेंगे इक्वली। अब इक्वली से मुराद आप ये लोगे कि अगर इसका पहले जो टेम्परेचर है तीनों सिलेंडर का, उसका जो T1 था वो था 50 डिग्री सेल्सियस, आप उसको बढ़ा के कर देते हो T2 75 डिग्री सेल्सियस। दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों ने, या तीनों गैसेस का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों ने इक्वली चेंज करना है। जितना एक गैस के टेम्परेचर को आप चेंज करोगे उतना आप दूसरी गैस को करोगे, उतना ही आप तीसरी गैस के टेम्परेचर को चेंज करोगे। तो जब आप इसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो वहां पे क्या होगा कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर ने क्या काम करना है, इंक्रीज करना है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी को, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज कर जाएगा। अब कितना इंक्रीज करेगा, तो हम कर देंगे कि बोथ, या हम यहाँ पे एक और अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये करेंगे आर गैसेस, उसमें क्या होगा, उनका वॉल्यूम चेंज होगा। कितना चेंज होगा, इक्वली। कितना चेंज होगा, इक्वली। उस तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो जब हम उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे, सॉरी हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी क्या होगा, एक जितना चेंज होगा। और अगर हम टेम्परेचर उसका कम कर देते हैं तो तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी एक जितना ही कम होगा। अब पीछे क्वेश्चन ये आता है कि H2 का मैस तो जस्ट आ जाएगा, हमने ये बात की है, H2 का मैस आ जाता है 2, इसके साथ आ जाएगा AMU, और इसके बाद जब हम N2 की बात करेंगे तो इसका आ जाएगा 28 AMU, और इसके बाद हम O2 की बात करेंगे, इसका मैस आ जाएगा 32 AMU। तो यहाँ पे तीनों गैसेस मतलब मैस क्या है, डिफरेंट है। अगर तीनों गैसेस का मैस डिफरेंट है, तीनों को वॉल्यूम भी डिफरेंट ऑक्यूपाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि तीनों गैसेस का वॉल्यूम एक जितना चेंज होता है। अब तीनों गैसेस का वॉल्यूम एक जितना चेंज क्यों होता है, उसकी वजह बेटा ये वाली होती है कि तीनों गैसेस का जो आप लोगों ने बात करनी है वॉल्यूम की, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके दरमियान 300 टाइम्स स्पेस एक्स्ट्रा होती है। क्या होता है कि जो गैस का मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है उस डायमीटर से 300 गुना ज्यादा उसके दरमियान स्पेस होती है। तो जस्ट एम्प्टी स्पेस में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन तीनों गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या होगा कि तीनों गैसेस का वॉल्यूम सेम रहेगा, जस्ट उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस का डिफरेंस आएगा।